हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लोटस ऑनलाइन क्लासेस। स्वागत करता हूं आप सभी का इस चैनल में और मैं हूं मंजय। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग मॉडल सेट 1 केमिस्ट्री क्लास 12 फॉर जैक बोर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 to 39 तक के सारे क्वेश्चन को डिस्कस किया था और आज हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 40 एंड 41 के सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे दोनों जो क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन 7 मार्क्स का है दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह सेशन। यदि क्वेश्चन नंबर 40 की अगर बात करते हैं तो क्वेश्चन है डिस्कस द जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स विथ रेफरेंस टू एटॉमिक रेडियाई, ऑक्सीडेशन स्टेट, आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। दैट मीन्स ग्रुप 15 के जो एलिमेंट्स है उसके जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जैसे कि एटॉमिक रेडियस, ऑक्सीडेशन स्टेट, आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में बताना है। अगर आप क्लास 12 पढ़े होंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट्स यदि पढ़े होंगे तो वहाँ पे हम लोगों को क्लास 12 में ग्रुप 15 के एलिमेंट्स पढ़ना था और ग्रुप 16 के एलिमेंट्स पढ़ना था, ग्रुप 17 के एलिमेंट्स पढ़ना था और ग्रुप 18 के एलिमेंट्स पढ़ना था। जैसा कि आप जानते होंगे कि ग्रुप 15 का जो एलिमेंट होता है वो नाइट्रोजन से स्टार्ट होता है और ग्रुप जो 16 का जो एलिमेंट होता है ऑक्सीजन से स्टार्ट होता है। ग्रुप 17 का जो एलिमेंट होता है वह फ्लोरीन से स्टार्ट होता है और ग्रुप 18 का जो एलिमेंट होता है वो हीलियम से स्टार्ट होता है। इतना सारे चीज़ तो जानते ही होंगे। जैसे ग्रुप का जो फर्स्ट मेंबर होता है उसके बेसिस पे उस ग्रुप का नाम दे दिया जाता है। जैसे ग्रुप 15 का जो एलिमेंट होता है वो नाइट्रोजन से स्टार्ट होता है, इसलिए इसको नाइट्रोजन फैमिली के नाम से भी जानते हैं। इसी प्रकार से देखा जाए कि 16 जो ग्रुप होता है वो ऑक्सीजन से स्टार्ट होता है, इसलिए इसको ऑक्सीजन फैमिली के नाम से जानते हैं। 17 का एक स्पेशल नाम देते हैं हेलोजन फैमिली, है ना। फिर इसके बाद 18 जो ग्रुप होता है 18 का भी एक स्पेशल नाम दिया जाता है जिसका नाम होता है नोबेल गैस या फिर जीरोथ ग्रुप ऑफ द एलिमेंट या जीरोथ ग्रुप के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे हम लोगों को जो डिस्कस करना है ग्रुप 15 के एलिमेंट्स के डिस्कस करने हैं। बट यहाँ अभी जो मॉडल सेट 1 है उसमें ग्रुप 15 दिया हुआ है। बट आप यहाँ पे जो 4 ग्रुप पढ़ने हैं आप लोगों को, चारों ग्रुप को आप याद रखेंगे क्योंकि फाइनल एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। तो आइए डिस्कस करते हैं कि ग्रुप 15 के जो एलिमेंट्स होते हैं उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ग्रुप 15 के जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें टोटल 5 एलिमेंट्स होते हैं। फर्स्ट जो मेंबर होता है वो होता है नाइट्रोजन, फिर होता है फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, यानी कि टोटल 5 एलिमेंट्स होते हैं जैसा कि आप इस पीरियोडिक टेबल में आप देख सकते हैं। अब आइए डिस्कस करते हैं कि इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जो हम लोग को क्वेश्चन में पूछा गया है। जिसमें फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक पूछा है एटॉमिक रेडियस। The atomic radii and ionic radii of group 15 elements are smaller than the atomic radii of the corresponding group of 14 elements। मतलब यहाँ पे देखा जाए कि ग्रुप 15 के जो एलिमेंट्स का एटॉमिक रेडियस होता है वह कॉरिस्पॉन्डिंग ग्रुप 14 के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उससे कम होता है। बट अगर हम देखें कि एक ही ग्रुप में यानी कि ग्रुप 15 के जो एलिमेंट्स होता है उसी के एलिमेंट्स के हम कंपेयर करें तो होगा क्या, ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप द एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। यानी कि हम लोग नाइट्रोजन से स्टार्ट करें और बिस्मथ की तरफ बढ़ते हैं तो होगा क्या कि इसका जो एटॉमिक रेडियस होगा वह इंक्रीज करेगा, ठीक है। क्यों इंक्रीज करेगा, इसके पीछे रीजन्स हो सकते हैं। पहली बात कि ग्रुप 15 का जो एटॉमिक जो रेडियस होता है वह 14 से कम होता है ड्यू टू इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज and electrons are strongly attracted by the nucleus and therefore the atomic radii decreases. Thus the atomic radii elements of group 15 are less than those group of 14। यानी कि देखा जाए कि इसमें क्या होगा कि ग्रुप 15 और 14 में कंपेयर करते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है ग्रुप 15 का, और वह होता क्या चीज़ है,
इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच स्ट्रॉन्ग बॉन्ड अट्रैक्ट होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड लगता है और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में अट्रैक्ट होता है, अट्रैक्शन होता है, जिसके वजह से इसका जो शेप होता है, इसका जो साइज होता है वो डिक्रीज कर जाता है। यही रीजन्स होता है कि ग्रुप 15 के जो एलिमेंट्स होता है उसका एटॉमिक रेडियाई थोड़ा कम होता है। बट अगर बात करते हैं कि अगर एक ही ग्रुप में अगर हम लोग बात करते हैं, यानी कि बोल सकते हैं कि ऑन द मूविंग डाउन द ग्रुप द एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीजेस नंबर ऑफ सेल बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ न्यू प्रिंसिपल सेल इच सक्सीडिंग एलिमेंट्स। यानी कि जैसे जैसे हम लोग एक ही ग्रुप में डाउन द ग्रुप चलते हैं तो उसमें नंबर ऑफ सेल बढ़ते हैं और जिसके वजह से उसका जो एटॉमिक रेडियाई होता है वो भी इंक्रीज करता है। बट यहाँ पे यार एक बात आपको ध्यान देने वाली चीज़ है कि आप देख सकते हैं जो एंटीमनी और बिस्मथ की अगर बात करते हैं, है ना, एंटीमनी टू बिस्मथ ओनली स्मॉल इंक्रीज इन कोवैलेंट रेडियस इज ऑब्जर्व्ड। क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि एंटीमनी और बिस्मथ में जो थोड़ा सा इंक्रीज होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कोवैलेंट रेडियस वो ऑब्जर्व किए जाते हैं, जिसके चलते दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कंप्लीटली फिल्ड डी एंड एफ ऑर्बिटल्स इन हैवियर मेंबर्स। बोल सकते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं बिस्मथ और एंटीमनी का तो डी एंड एफ ऑर्बिटल जो होता है वो कम्प्लीटली भरा हुआ होता है, जिसकी वजह से इसमें स्मॉल इंक्रीजिंग होता है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पे सेकेंड जो क्वेश्चन है और सेकेंड इसी में जो क्वेश्चन पूछा है वो है ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में पूछा है। तो देखते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट्स में किस प्रकार से चेंजिंग होगा। ठीक है, यदि हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट्स की अगर बात करते हैं तो जो ग्रुप 15 के जो एलिमेंट्स होते हैं वह -3, +3 और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। बट जैसे जैसे हम लोग डाउन द ग्रुप चलते हैं तो -3 जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स की जो टेंडेंसी होता है वह डिक्रीज करते जाता है। इसके पीछे रीजन्स हो सकते हैं क्या कि जैसे जैसे हम लोग डाउन द ग्रुप चलेंगे तो इंक्रीज करेगा साइज में और मेटालिक कैरेक्टर में, तो जो -3 जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स की टेंडेंसी होगा वह डिक्रीज करता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज पूछा है वो है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द ग्रुप 15 एलिमेंट्स आर हायर देन द कॉरिस्पॉन्डिंग मेंबर्स ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स। यानी कि ग्रुप 15 एलिमेंट्स के जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता है वो ग्रुप 14 से हायर होता है, मतलब उससे कहीं ज़्यादा होता है। इसके पीछे रीजन्स हो सकते हैं कि अगर हम डाउन द ग्रुप चलते हैं तो जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होता है वह डिक्रीज करता है। मतलब अगर एक ही ग्रुप में चलेंगे, नाइट्रोजन फैमिली में यदि चलते हैं टॉप टू बॉटम, तो जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगा वह डिक्रीज करेगा। ठीक है, इसके पीछे बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं, बट यहाँ पे रीजन्स हम लोग क्या बोल सकते हैं कि बड़े डिक्रीज होने के पीछे रीजन्स हो सकते हैं कि पहली बात कि स्मॉल इन साइज, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बढ़ता जाता है। इसलिए जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल होता है NPX1, NPY2 एंड NPZ। यह काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता चला जाता है, जिसके वजह से जो आयोनाइजेशन गेन एंथैल्पी जो होता है वह डिक्रीज होता है। ठीक है, फोर्थ जो प्रॉपर्टीज पूछा है वह है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। दैट मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात बोला है। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर हम लोग बात करते हैं तो जो ग्रुप 15 का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो ग्रुप 14 से कहीं ज़्यादा होता है। बट अगर हम ग्रुप 15 की ही अगर बात करते हैं और उसी ग्रुप में यदि टॉप टू बॉटम चलते हैं, दैट मीन्स अगर हम डाउन द ग्रुप चलते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है वह डिक्रीज करता जाता है। इसके पीछे रीजन्स हो सकते हैं कि जैसे जैसे हम लोग टॉप टू बॉटम चलेंगे तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, और जिसका मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी डिक्रीज करता जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब इलेक्ट्रॉन जो क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन जो गेन करने की जो कैपेसिटी रखता हो। यानी कि मेटालिक जो कैरेक्टर होता है, यानी कि मेटल का जो कैरेक्टर होता है वह इलेक्ट्रॉन गेन करने का नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का होता है।
बट यहाँ पे क्या होगा, जो ग्रुप 14 का जो ग्रुप होगा या ग्रुप 14 के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उससे कहीं ज़्यादा तो होगा ही। बट अगर ग्रुप 15 की ही अगर बात करते हैं, एक ही ग्रुप में चलेंगे, तो जो ग्रुप 15 के जो एलिमेंट्स होगा टॉप टू बॉटम चलते हैं, डाउन द ग्रुप चलते हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो वैल्यू होगा वह डिक्रीज करेगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। इसके पीछे रीजन भी समझ में आ गया, क्योंकि मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज करता है। आगे बढ़े हम। और क्वेश्चन नंबर 40 की ही अगर बात की जाए, तो उसमें एक और में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड्स। यहाँ पे 7 आपको कुछ कंपाउंड्स दिए गए हैं और पूछा है कि उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसका स्ट्रक्चर आपको बनाना है। ठीक है, तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि यदि आपके पास एनसीईआरटी बुक होगा या फिर दिनेश पब्लिकेशन का होगा या फिर कोई और भी पब्लिकेशन का यदि आपके पास बुक है, तो आप पी ब्लॉक एलिमेंट्स के जितने भी स्ट्रक्चर आपको दिखे सबका स्ट्रक्चर आप बना लें, क्योंकि यहाँ पे 7 स्ट्रक्चर पूछा है। ऐसा नहीं जो यहाँ पे पूछा है वही एग्जाम में पूछते, ऐसे बहुत सारे आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स में, तो आप उसको याद रख लें। ठीक है, बट यहाँ पे मैं आपको स्ट्रक्चर बनाओ दिखाऊंगा कैसे होगा। 7 जो कंपाउंड दिया हुआ है इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से होगा। तो अभी हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे S6 का स्ट्रक्चर, जो सल्फर 6 है उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे दो मैंने स्ट्रक्चर दिया हुआ है, एक स्ट्रक्चर है S8 की और दूसरा जो स्ट्रक्चर है S6 की। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं S8 का जो स्ट्रक्चर होता है जिसमें बॉन्ड लेंथ होता है 204 पिकोमीटर होता है, बट S6 का स्ट्रक्चर में आप देखेंगे बॉन्ड लेंथ होता है 205.7 पिकोमीटर, है ना। और इसके बॉन्ड एंगल कितने होते हैं, 107 डिग्री होता है, बट S6 का बॉन्ड एंगल की अगर बात करते हैं 102.2 डिग्री होता है। बात समझ में आ रही है। तो यह जो स्ट्रक्चर है S6 का स्ट्रक्चर है, और एक स्ट्रक्चर है आपका ए जो है S8 का है और बी जो है S6 का स्ट्रक्चर है। बट क्वेश्चन में पूछा है S6 का स्ट्रक्चर, तो हम लोग इस प्रकार से बनाएंगे। ठीक है, और इसमें सेकेंड जो स्ट्रक्चर पूछा है वह है XeO4। ठीक है, तो देखते हैं XeO4 का स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनेगा। तो XeO4 का स्ट्रक्चर हम लोग कुछ इस प्रकार से बनाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे दो और एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर दिया हुआ है, वो है XeO3 का और एक है XeOF2 का। ये भी स्ट्रक्चर बहुत बार एग्जाम में पूछा है, तो आप इसको भी देख लेंगे। ठीक है, और इसके बाद जो स्ट्रक्चर है वो है, यहाँ पे देख सकते हैं H2SO3, H2SO8, P4, H3PO2 और H3PO3। ठीक है, तो हम लोग बारी बारी से सबका स्ट्रक्चर देखते हैं, और मैंने बहुत सारे स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप सभी का स्ट्रक्चर बना लेंगे और जो आपको क्वेश्चन पूछा है उसके अनुसार उसमें लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे H2SO3 का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, फिर H2S2O2 का दिया हुआ है, फिर इसके बाद दिया है H2S2O4 का दिया हुआ है, फिर इसके बाद है S2 एंड O5 का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। दोस्तों एक आपको बात बताते हैं, स्ट्रक्चर बनाने में आपको शायद हेल्प करेगा। अगर मान लेते हैं कि अगर आपको स्ट्रक्चर पूछता है, ठीक है, तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए आप क्या करेंगे। अगर सपोज मान लेते यही स्ट्रक्चर पूछ दिया कि आपको S2 यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है अगर पूछ दिया, सपोज मान लेते H2SO3। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो कम कम नंबर में होगा, कम संख्या में होगा, उसको सबसे पहले सेंट्रल बना देंगे। ठीक है, सेंटर में लिख देंगे, और इसके बाद आप क्या करेंगे, जितना OH बन सकता है आप उतना OH बनाने का प्रयास करेंगे। अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और 3 ऑक्सीजन है, तो अगर हम 2 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन से OH बनाने की कोशिश करते हैं तो हम लोग को OH जो बनेगा वो 2 ही OH बन सकता है ना। तो 2 OH ही बनेगा, और इसके बाद दोनों OH को ही सल्फर के साथ हम लोग जोड़ देंगे। और जोड़ना कैसे वो भी आपको पता होना चाहिए, यानी कि जोड़ना है आपको OH जो होता है सिंगल बॉन्ड के साथ ही जोड़ सकते हैं हम लोग,
तो OH जो होगा यहाँ पे जोड़ दीजिए, एक हो गया OH, फिर एक और OH को जोड़ दीजिए, सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ जाएगा। और इसके बाद जो बच गया ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन जब भी बनता है तो वह डबल बॉन्ड के साथ जुड़ता है, तो डबल बॉन्ड के साथ उसको जोड़ दीजिए। और सल्फर के पास जो होता है वह 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 तो बॉन्ड बना लिए, 2 और जो इलेक्ट्रॉन होगा वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, OH है, ये भी OH है, डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन है, और जो 2 इलेक्ट्रॉन जो बच गया वह लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे रख दिया गया है। बात समझ में आ रहा है? तो आप कोशिश करें कि जितना OH बन सकता है आप उतना OH बना लें। और सल्फर को हमेशा जब भी बनाएंगे तो हमेशा उसको सेंटर में ही रखेंगे, और बाकी जितने भी बच जाएंगे, हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, उसको सबको क्या कर देना, जोड़ देना सल्फर के साथ में। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? तो स्ट्रक्चर बनाने में मेन क्या करना है, जो कम अमाउंट में होगा, जो कम नंबर में होगा, उसको सबसे पहले सेंटर में बना लेंगे, और इसके बाद उसी से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, उसी से बॉन्ड बनाने की कोशिश करेंगे। और यदि उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दिया हुआ है तो OH बनाने की कोशिश करेंगे, जितना हो सके उसको देख लेंगे कि कितना बॉन्ड वो बनाता है, उसके अनुसार आप OH उसको बनाएंगे। ठीक है, और मैंने यहाँ पे और भी स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। यह स्ट्रक्चर है H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड है। इसके बाद है H2S2O3, जिसको बोलते हैं थायोसल्फ्यूरिक एसिड है। और इसके बाद है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, जिसको ओलम के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं H2SO4 है, तो H2 मतलब 2 हाइड्रोजन है तो 2 ही OH बना सकते हैं, इतना तो पता चल रहा है। 2 ऑक्सीजन बच गया, तो 2 ऑक्सीजन्स को 2 डबल बॉन्ड के साथ हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं और सल्फर को सेंटर में रख सकते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अगर हम यहाँ पे H2S2O3 की अगर बात करते हैं, मतलब थायोसल्फ्यूरिक एसिड की अगर बात करते हैं, तो यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है तो 2 OH बॉन्ड ही बनेगा, और इसके बाद 3 हाइड्रोजन है, ठीक है, सॉरी 3 ऑक्सीजन है, तो 3 ऑक्सीजन OH बना लेते, 1 ऑक्सीजन हो गया, फिर सेकेंड ऑक्सीजन इसमें हो गया, तीसरा जो ऑक्सीजन बचेगा वो डबल बॉन्ड के साथ उसको कनेक्ट कर देंगे, फिर इसके बाद एक और सल्फर बचेगा तो सल्फर को फिर डबल बॉन्ड के साथ कनेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि सल्फर जब भी बॉन्ड बनाता है तो 6 बॉन्ड बनाता है। एक OH के साथ बनाया, फिर दूसरा OH के साथ बनाया, 2 और बनाया ऑक्सीजन के साथ, 4 बॉन्ड बन गए, तो 2 और जो बॉन्ड बनेगा वो सल्फर के साथ बनेगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? फिर इसके बाद यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि H2 है तो 2 OH है, इसमें भी है, और 2 सल्फर है, 2 सल्फर को जोड़ दिया गया है। और यहाँ पे ऑक्सीजन बहुत सारे थे, इसीलिए 2 सल्फर को अलग अलग लिखा गया। यहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा नहीं था, 6 बॉन्ड से काम चल जा रहा था, इसलिए वहाँ पे एक ही सल्फर से हम लोग सबको कनेक्ट किए हैं। बट यहाँ पे 2 सल्फर का आवश्यकता इसलिए पड़ा क्योंकि ऑक्सीजन है 7, तो 7 2 जा हो जाएगा 14, यानी कि ऑक्सीजन से 14 बॉन्ड बनेगा, जबकि हम लोग जानते हैं कि सल्फर 6 ही बॉन्ड बना सकता है। जब 6 बॉन्ड बनाएगा तो 14 के लिए हमको दोनों सल्फर को अलग अलग लिखना होगा ही। बात समझ में आ रहा है यहाँ तक? फिर यदि हम लोग बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे वो है H2S2O6 का, इसको बोलते हैं डाई थायोनिक एसिड। तो अब बताइए यहाँ पे भी OH 2 ही होगा क्योंकि हाइड्रोजन 2 है। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं H2, बट सल्फर बहुत सारे हैं, तो अगर और भी सल्फर दे दिया रहेगा तो आपको इसी प्रकार से कनेक्ट करते जाना है। ठीक है, इसी प्रकार से कनेक्ट करते जाएंगे, और जिस प्रकार से यहाँ पे O डबल बॉन्ड के साथ OH जुड़ा हुआ है, आप भी इसको इसी प्रकार से जोड़ते चले जाएंगे। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? आप यहाँ पे देख सकते हैं इजिली H2 है, SO5 है, तो OH भी यहाँ पे 2 होगा और सल्फर एक ही होगा। बट ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं आप देख सकते हैं, ऑक्सीजन है 5, बट अगर हम यहाँ पे इसके अलावा 2 ऑक्सीजन का तो OH में यूज़ कर लिए, 3 ऑक्सीजन के साथ अगर हम सल्फर को जोड़ते तो 3 दूना 6 बॉन्ड बन जाता, बट सल्फर को हमको केवल 6 ही बॉन्ड ही बनाना है। तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक OH को ऑक्सीजन के साथ जब जोड़ देंगे तब एक दूसरा जो हाइड्रो ऑक्सीजन का जो बॉन्ड होगा उस सल्फर के साथ हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। फिर सेकेंड आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर H2S2O8 में, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है तो 2 OH होगा। और जैसा कि आपको बताया पहले भी कि सल्फर 6 ही बॉन्ड बना सकता है,
तो ऑक्सीजन हो गया 8, तो 8 2 जा 16, 16 बॉन्ड बनाने के लिए हमको दोनों सल्फर को अलग अलग लिखना होगा। बात समझ में आ रही है यहाँ तक। और इसके बाद जो स्ट्रक्चर पूछा है वो है P4 का स्ट्रक्चर। तो जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं P4 का स्ट्रक्चर इस प्रकार से ही बनाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर जो पूछा है, और जो नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर था वो था H3PO2। ठीक है, तो H3PO2 का स्ट्रक्चर हम लोग कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं कि हम लोग जैसा कि जानते हैं कि फॉस्फोरस 5 बॉन्ड बनाता है, तो 2 बॉन्ड बना देते हैं ऑक्सीजन के साथ, और इसके बाद एक बॉन्ड बना दे रहे हैं OH के साथ, और इसके बाद 2 जो बॉन्ड बनेगा वो हाइड्रोजन के साथ हम लोग इस प्रकार से बना सकते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर हो गया ये मेरा हो गया H3PO2 का। और एक और स्ट्रक्चर वो पूछा है वो है H3PO3 का। ठीक है, तो H3PO3 का भी स्ट्रक्चर कुछ इसी प्रकार से बनाएंगे, क्योंकि फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस कितना बॉन्ड बना सकता है 5, तो 2 बॉन्ड बना देंगे ऑक्सीजन के साथ, और 2 बॉन्ड बना देंगे हम लोग OH के साथ। ठीक है, एक और OH को बना दीजिए, और एक बॉन्ड बना देंगे हाइड्रोजन के साथ। तो ये स्ट्रक्चर हो गया H3PO3 का। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर के जितने भी क्वेश्चन थे समाप्त हो गए। तो आप लोग, मैं तो पहले भी बता दिया हूँ कि आप क्या करेंगे, जो NCERT बुक है, NCERT बुक का जो P ब्लॉक एलिमेंट्स के जितने भी स्ट्रक्चर है सारे स्ट्रक्चर को आप क्या कर लेंगे, उसको याद कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से स्ट्रक्चर बनाने में बहुत ही ईजी होता है और आसानी से आप मार्क्स को गेन कर सकते हैं। और इसमें अगर ये चीज़ नहीं बनाने आता है तो आप वहाँ पे क्या बोल सकते हैं, ग्रुप 15 और ग्रुप 16, 17 और 18 के जो कैरेक्टरिस्टिक होता है सबका कैरेक्टरिस्टिक आप याद रख लीजिए। यदि स्ट्रक्चर नहीं तो आप उसको याद रख सकते हैं, बट मेरे ख्याल से स्ट्रक्चर बनाना ज़्यादा आसान होगा और आप आसानी से बना सकते हैं, समझ सकते हैं और मार्क्स भी उठा सकते हैं। ठीक है, और मैं सोच रहा हूँ कि जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ जो साइंटिस्ट बेस्ड जितने भी रिएक्शन है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसी पे डिस्कस करेंगे, उसी पे बात करेंगे, जो साइंटिस्ट बेस्ड जो रिएक्शन जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है, और जो मॉडल सेट में पूछा है वो सारे क्वेश्चन को डिस्कस भी करेंगे, और न्यू जो साइंटिस्ट बेस्ड रिएक्शन क्या क्या पूछ सकता है उस पर भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।